Hello students, this video is a continuation of my previous one. Here we will discuss more practical spots and related Viva questions. So let's get started. So this is our first spot, Robertson cooked meat broth, जिसको हम RCM भी बोलते हैं. It is a nutrient-rich media used to grow anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria क्या होते हैं? The bacteria that grow in the absence of oxygen are called anaerobic bacteria. ओके सो द क्वेश्चन इज कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्यों किल्ड हो जाते हैं. इसका रीज़न है ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म. जब ऑक्सीजन मेटाबोलाइज करती है तो वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनाती है और ये टॉक्सिक प्रोडक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया के पास कोई भी डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स नहीं होते जो इसको प्रोटेक्ट कर सके, जबकि एरोबिक बैक्टीरिया के पास डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं जो इन टॉक्सिक प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में और बैक्टीरिया सर्वाइव करता है. So these are the examples of anaerobic bacteria often asked in your spotting and viva session. आप इसको इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, can't breathe fresh air. So the next question could be asked, what is the important role of these meat particles in RCM? तो ये meat particles जो कि beef heart से लिए जाते हैं ये provide करते हैं glutathione and unsaturated fatty acids और ये glutathione और unsaturated fatty acid ये reduce कर देते हैं ऑक्सीजन के लेवल को और create करते हैं anaerobic environment for the growth of anaerobic bacteria. Next, very important question. What are the other anaerobic media we can use? So we can use thioglycolate broth and anaerobic blood agar. So this is our second spot, Sabrodextrose agar, जिसको हम SDA कहते हैं. It is a selective media specifically for fungal culture और इसको हम use करते हैं for dermatophytes, yeast, pathogenic and non-pathogenic fungi. सो इस मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके कंपोजिशंस. पेप्टोन, डेक्सट्रोज एंड अगार. पेप्टोन और डेक्सट्रोज फंगस की ग्रोथ को इन्हांस करते हैं. अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है. इसमें डेक्सट्रोज का कंसंट्रेशन हम हाई रखते हैं क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एसडीए एक सिलेक्टिव मीडिया है फंगस के लिए, तो हमें यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं चाहिए. सिमिलरली इसका पीएच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 5.6, इस पीएच पे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करती है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 5.6 पे भी ग्रो कर जाते हैं. इस वजह से हम इस मीडिया पे कुछ एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल. सो द नेक्स्ट स्पॉट इज इनोकुलेटिंग वायर. इसमें क्वेश्चन होता है कि इसका क्या यूजेस है. तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रिकिंग द कल्चर प्लेट्स एंड टू यूज एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर क्लिनिकल स्पेसिमेन ऑन मीडिया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप इस इनोकुलेटिंग वायर को कैसे स्टरलाइज किया जाता है. तो इट इज़ स्टरलाइज बाय रेड हीट मैथड. देन ये किससे बना होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ नाइक्रोम एंड प्लैटिनियम, क्योंकि नाइक्रोम और प्लैटिनियम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते, डिफॉर्म नहीं होते. और इसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है. तो इट हैज़ 2 to 3 mm इंटरनल डायमीटर. सो द नेक्स्ट स्पॉट इज यूनिवर्सल कंटेनर. ये आप लोग को पता होगा, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वेरियस टाइप ऑफ सैम्पल्स लाइक यूरिन, स्प्यूटम एंड अदर बॉडी फ्लूइड. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कैसे स्टरलाइज किया जाता है. तो इट इज स्टरलाइज बाय गामा रेडिएशन. सो नेक्स्ट वी हैव माइक्रोटाइटर प्लेट, जिसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं अलाइजा के लिए. एंड यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ अलाइजा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. देन ये माइक्रोटाइटर प्लेट में कितने वेल्स होते हैं. तो इट हैज़ 96 वेल्स जो कि अरेंज्ड होते हैं 12 कॉलम्स जो है हॉरिजॉन्टली एंड 8 रोज वर्टिकली. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटीरियल लाइक पॉलीस्ट्रीन, पॉलीकार्बोनेट. कैसे इसको स्टरलाइज किया जाता है बाय एथिलीन ऑक्साइड. और इसका यूज़ क्या है फॉर टू डायग्नोज डिफरेंट इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस, कोविड-19. देन कितने टाइप के अलाइजा होते हैं. तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव, सैंडविच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट 4 टाइप के अलाइजा होते हैं. जिसमें से सबसे कॉमन अलाइजा है सैंडविच अलाइजा. और क्यों है, क्योंकि हेयर वी यूज 2 एंटीबॉडीज विच टारगेट द सिंगल एंटीजन. तो इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसकी. सो दैट इज़ वाई. और क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन से हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, एंजाइम्स यूज़ करते हैं अलाइजा के लिए. So basically you have to go through the entire topic for your theory, for your viva, and even for your spotting.
Okay, so this is our last spot, that is VDRL plate. VDRL stands for Venereal Disease Research Laboratory. So question is कि इसको VDRL क्यों कहा है, क्योंकि ये एक लैब में डेवलप हुआ था और उस लैब का नाम ही Venereal Disease Research Laboratory है और ये लैब न्यूयॉर्क में है. ओके, तो VDRL टेस्ट का क्या यूज है? इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडियम. तो VDRL एक स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट है जो कि एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है. प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, ना कि एंटीजन को डिटेक्ट करता है. सो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनती है, उसको ये टेस्ट डिटेक्ट करता है. तो इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं? इसमें हम पेशेंट का हीटेड सीरम लेते हैं और उसको एंटीजन के साथ मिक्स करते हैं स्लाइड में. एंटीजन का नाम है कार्डियोलिपिन और माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करते हैं. अगर वहां पे क्लम्पिंग दिख रही है तो दैट रिएक्शन इज पॉजिटिव, क्लम्पिंग नहीं है तो रिएक्शन इज नेगेटिव. अगर रिएक्शन पॉजिटिव आती है तो हमें कंफर्मेशन टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए. कंफर्मेशन टेस्ट है फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमा एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड ट्रेपोनेमा हेमेग्लूटिनेशन एसे, जो कि स्पेसिफिक ट्रेपोनेमल टेस्ट है. सो द क्वेश्चन इज कि कंफर्मेशन टेस्ट परफॉर्म करना क्यों जरूरी है? क्योंकि VDRL एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है. नॉन स्पेसिफिक का मतलब VDRL जो एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहा है वो जरूरी नहीं एंटीजन के अगेंस्ट बनी हो. कभी कभी ये एंटीबॉडीज डैमेज होस्ट सेल से जो सब्सटेंस रिलीज हो रहे होते हैं उनके अगेंस्ट भी बनती हैं और ये एंटीबॉडीज सिफिलिस के अलावा और अदर कंडीशंस में भी बन सकती हैं. इसलिए VDRL एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है और पॉजिटिव रिएक्शन में कंफर्मेशन टेस्ट परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. So VDRL is a vast topic. Make sure to go through other specific and non-specific tests for syphilis for your grand viva. Okay, so that's all for this video. If you found it informative, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more educational medical videos. Thanks for watching and see you in the next video.